आप दाएं हुर्मुज़ की आलमी तिजारती शहरत के तौर पर अहमियत, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, समुद्री खामोश जंग क्या किसी बड़े इलाकाई तसादुम का पेशगोई है? अमेरिका बगैर किसी ऑब्जेक्टिव के आ गया। चाइना की तकरीबन 30% डिपेंडेंस है यहाँ पे तेल की, इसराइल की मर्जी का था, जिसकी वजह से अमेरिका यहाँ फंस गया। तो क्या उस सूरत में ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारी जो गवादर बंदरगाह है उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाए या दूसरी तरफ चाबहार की इम्पोर्टेंस बढ़ जाए? इंडियन मीडिया ने बड़ा इसके दावेदार किया कि पाकिस्तानी परचम लगे जहाजों को जाने की इजाजत दी जा रही है, और खास तौर पर जैसे पाकिस्तान में पीस टॉक्स होल्ड हुई उसके लिए भी इंडियन मीडिया ने काफी शोर मचाया। वहाँ पे आपने देखा होगा जयशंकर ने जिस किस्म का मेलोडी में बयान भी दिया। तो इस वक्त पाकिस्तान की फेवर में कितनी चीजें और हम इन अपने दोस्त वाले को फैसिलिटेट कर पा रहे हैं अपनी नेवी डिप्लोमेसी से। हमें ईरान ने ये इजाज़त दी हुई है कि वो अपने जहाज़ों को ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। पाकिस्तान नेवी ने एक ऑपरेशन मुहाफ़िज़ुल बहर लॉन्च किया, और वो इसलिए किया, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी पोजीशन में है कि उसके नंबर इंडिया से बहुत ज़्यादा है। ओवरसीज टेररिज्म में इंडिया पकड़ा गया है, ईरान के अंदर इंडिया पकड़ा गया है इसराइल की इंटेलिजेंस ऑपरेशंस करते हुए। इंडिया ने पाकिस्तान से खिफ़त और हज़ीमत का सामना किया है। रशिया से तेल लेने पर वज़ीर रहा इंडिया, जब यूएस ने प्रेशर किया तो वहाँ से पीछे हटना पड़ा। सी माइंस हैं, क्या उनको टैकल करने के लिए या माइंड स्वीपिंग के लिए हमारे पूरे खत्ते की जो बहरिया है, नेवी है, उनके पास जदीद सहूलियात मौजूद हैं कि ज़मीन के ऊपर जो सुरंगें होती हैं उनके लिए तो इक्विपमेंट होता है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसको डिफ्यूज़ किया जा सकता है। क्या समंदर के अंदर सी माइंस को टैकल करने के लिए कोई जदीद हथियार हमारे खत्ते की बहरिया के पास मौजूद है? उसमें यूएस भी शामिल है, उसमें इसराइल भी, या जो भी ममालिक इस वक्त समंदर के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। अब एक $20,000 का ड्रोन जाता है और $4.5 बिलियन का इंटरसेप्टर उसको इंटरसेप्ट करता है। जंग का एक उसूल है बड़ा इम्पोर्टेंट, इकोनॉमी ऑफ एफर्ट। पाकिस्तान फाइनेंशियली कितना इम्पैक्ट हो रहा है इस सारी सिचुएशन? क्या इस वक्त ईरान इस नहज पे है कि उनको फाइनली अपना जो उनका यूरेनियम इनरिचमेंट है उस प्रोग्राम की तरफ जाना पड़े अगर हालात कंट्रोल में नहीं आते या मामूल पर नहीं आते? उसके अलावा यूक्रेन एक बड़ा खतरनाक काम और कर रहा है। इस जंग का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ और मैं हूं सलमा कौसर। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई बराह रास्त कशीदगी और बारूद के ढेर पर खड़ा खित्ता इस वक्त किस जानिब बढ़ रहा है, इस पर आज बात करेंगे। आप दाएं हुर्मुज़ की आलमी तिजारती शहरत के तौर पर अहमियत, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वो इस वक्त किस कंडीशन में है, वह कब तक वहां से तेल का गुजरना दोबारा से मुमकिन हो सकेगा? इन हसास कार्यों में पाकिस्तान की मर्चेंट नगे जहाजों की सलामती और मुल्क की मैशत पर पड़ने वाले मुमकिन असरात का भी जिक्र करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि ये समुद्री खामोश जंग क्या किसी बड़े इलाकाई तसादुम का पेशखैमा है। मेरे दिफा और तज़ीराती मामलात के एक्सपर्ट एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। आज का जो मैं स्टेटमेंट देख रही थी मार्को रूबियो का, वो ये था बहुत ही इम्पोर्टेंट कि ईरान जंग के खिताब पर आबनाए हुर्मुज़ को हर सूरत खोला जाएगा, चाहे ईरान की रजामंदी शामिल हो या ना हो। तो इट शोज कि ये यूएस के लिए भी कितना इम्पोर्टेंट है आबनाए हुर्मुज़ का खुलना। बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, मैं यूएस के लिए क्या इम्पोर्टेंस है थोड़ा सा हवाला मैं दे दूं यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का, जो नवंबर 2025 में आई है। अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें कुछ उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के कोर इंटरेस्ट दिए, और एक कोर इंटरेस्ट उसमें इस अपना हुर्मुज़ और इस मिडिल ईस्ट से के लिए है। उसमें वो कहते हैं कि हम किसी एडवर्सेरियल पावर को मिडिल ईस्ट के तेल और गैस के ज़खायर और वो गुजरगाहें जहां से वो गुजरते हैं उन पर कंट्रोल हासिल नहीं करने देंगे। ये उसमें बिल्कुल बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है, और ये नवंबर 2025 में आई है। अच्छा, अब हम जो बात करते हैं ना कि अमेरिका बगैर किसी ऑब्जेक्टिव के आ गया और ऐसे ही आ गया, तो ऐसा नहीं है। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव तो उनका बिल्कुल था यहाँ आने का और इस खत्ते पे विराजमान रहने का, और किसी और को यहाँ पे कंट्रोल हासिल ना करने देने का। अब एडवर्सेरियल पावर का तो जिक्र उस डॉक्यूमेंट में कोई नहीं है, उसको डिफाइन नहीं किया कि वो कौन है। लेकिन अगर आप रीजनली देखें तो ईरान, और ग्लोबली देखें तो चाइना। अच्छा, अब अगर आप इससे थोड़ा सा पहले चले जाएं, जो वेनेजुएला में हुआ, वहां पे जो उन्होंने उनके सारे तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंट्रोल हासिल किया और फिर वहां से जो तेल की रसद और तस्वीर उन्होंने शुरू की है, तो वहां से भी चाइना को अफेक्ट हो रहा है। अगर वो यहाँ पे भी विराजमान हो जाते हैं तो यहाँ से भी वो चाइना को अफेक्ट कर सकते हैं। 20% दुनिया का तेल यहाँ से जाता है, जिसका तकरीबन 80%
चाइना को जाता है, 20% का जो 80% है वो चाइना को जाता है। चाइना की तकरीबन 30% डिपेंडेंस है यहाँ पे तेल की, तकरीबन 37% डिपेंडेंस है उसकी गैस की। तो और 13% चाइना लेता है ईरान से अपनी जरूरत का। तो चाइना की डिपेंडेंस तो यहाँ है ना, तो एक वेनेजुएला हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तो चाइना को अच्छी तरह से एक वो कहते हैं ना उर्दू में बाजू मरोड़ने वाली सिचुएशन में हम ला सकते हैं, मतलब यूएस ला सकता है। तो आए तो वो इस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के तहत थे। अब आए थोड़ा जल्दी में हैं, बगैर तैयारी के हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बगैर आए हैं। एक तीर से दो शिकार करना चाहते थे, वो तीर निशाने पे नहीं लग पा रहा है। तो इसलिए जिस टाइम फ्रेम में वो आए हैं, जो तरीका उन्होंने अपनाया है, वो क्योंकि इजराइल को ज्यादा सूट करता है, तो इसलिए ये कहा जाता है कि अमेरिका इजराइल की जंग में आ गया है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका का अपना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था, लेकिन हाँ, टाइम और तरीका जो है वो इजराइल की मर्जी का था, जिसकी वजह से अमेरिका यहाँ फंस गया। अब अमेरिका ये चाहता है कि भाई अगर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा नहीं होता, हम यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल हासिल नहीं कर पाते, वो ईरान का रह जाता है, और तो इस तरह से मिडिल ईस्ट पूरा हमारे हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि देखिए पूरा जो खिता है उसकी डिपेंडेंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है, अपना हॉर्मुज पे है। एक तो इनकी जो तेल और गैस की चीजें हैं वो यहाँ से जाती हैं, फिर इनके अपना सारा दारोमदार, खाना पीना, सब चीजें यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस करके आती हैं। तो फिर ये खिता तो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा ना कि अगर हमने इतना अरसा अमेरिका में इन्वेस्टमेंट की है और अपनी सिक्योरिटी को आउटसोर्स किया है अमेरिका को, और अमेरिका हमें सिक्योर नहीं कर पा रहा है, हमारे इंटरेस्ट सिक्योर नहीं हो रहे हैं, और ईरान का कब्जा रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, तो फिर तो वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि अमेरिका को यहाँ ठहरने की जरूरत है या उसको यहाँ से चलता करें। तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत ग्रूसम, बहुत ही सिचुएशन जो है वो क्या कहेंगे इसको, बड़ी खतरनाक और बड़ी सेंसिटिव है, और अमेरिका चाहेगा कि इस सिचुएशन को जल्द से जल्द हल करे अपने फेवर में, किसी और के फेवर में नहीं। बिल्कुल ठीक सर। अगर अपना हॉर्मुज नहीं खुलता आइंदा कुछ दिनों में या आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में, तो क्या उस सूरत में ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारी जो गवादर बंदरगाह है उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाए, या दूसरी तरफ चाबहार की इम्पोर्टेंस बढ़ जाए? देखिए जो हमारे पोर्ट्स है ना, वो ऑलरेडी उनकी बड़ी इम्पोर्टेंस है, और आप देखें कि इन 24-25 दिनों में या 26 दिनों में जो सामान हमारे पोर्ट्स पे आ गया है, जो उन पे एक्टिविटी है, वो बता रही है कि हमारे पोर्ट्स की कितनी इम्पोर्टेंस है। हमारे पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस हमारी ज्योग्राफी की वजह से, हमारी बड़ी यूनिक ज्योग्राफी है इस खिते में, और जो हमने अपनी पोर्ट्स बनाई हैं, पोर्ट कासिम, कराची और गवादर, वो बनाई इसी नजरिए से है कि हम अपनी ज्योग्राफी का फायदा उठा सकें। ये अनफॉर्चुनेट है कि हम नहीं उठा सके उस तरह का फायदा जिस तरह का हमें उठाना चाहिए, लेकिन अब तो ऑटोमेटिकली हमें फायदा हो रहा है इस सिचुएशन की वजह से, और अब हमें मेरे ख्याल है अपनी तवज्जो मरकूज करनी चाहिए कि हम ऐसी पॉलिसीज बनाएं, हम ऐसे सिस्टम्स बनाएं, ऐसे प्रोसीजर्स बनाएं जिनके तहत हमारे जो पोर्ट हैं वो इसी तरह की फंक्शनिंग करते रहें, इसी तरह से चलते रहें। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि देखिए, अगर इस खित्ते में जो अरब ममालिक का एक क्रेडिबिलिटी बनी हुई थी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से, टूरिज्म के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, वो देखिए बहुत डेंट हुई है, डैमेज हुई है। वो उसको रिपेयर करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन जो इन्वेस्टर होता है उसके जहन में हमेशा एक इस तरह का वाकया रहता है और वो मोहतात हो जाता है अपनी इन्वेस्टमेंट में। तो क्यों ना इस मौके से हम फायदा उठाएं और हम अपने पोर्ट्स पे जो भी सिस्टम्स हैं, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज जिनका मैंने पहले जिक्र किया, उनको हम इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाएं और लोगों को अट्रैक्ट करें कि भाई आप वहां भी अगर बिजनेस करना चाहते हैं करें, लेकिन आपके लिए ज्यादा सेफ हेवन हमारे पोर्ट्स हैं। तो आप हमारे पोर्ट्स की तरफ तवज्जो करें, इनकी एक्सपेंशन करें, इनका रोड लिंक बनाएं, इनके रेल लिंक बनाएं और इनको एफिशिएंट बनाएं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, क्योंकि पाकिस्तान पाक बहरिया और ईरानी बहरिया की मुश्तरका मशकें भी चलती रहती है, एक्सरसाइज चलती रहती है डिफेंस के मामलों को लेके, तो इस वक्त हमारी जो नेवल डिप्लोमेसी है उससे बाकी ममालिक कितना फायदा उठा रहे हैं,
और खास तौर पर अभी जो हम खबरें देख रहे थे कि पाकिस्तानी मर्चेंट लगे जहाजों को अपना होर्मुज से गुजरने की इजाजत दी जा रही है। तो ये जो फैसिलिटी है ये पाकिस्तान के कौन से 2 ममालिक ऐसे हैं जो इसको अवेल कर रहे हैं, और इंडियन मीडिया ने बड़ा इस पे अवेला किया कि पाकिस्तानी मर्चेंट लगे जहाजों को जाने की इजाजत दी जा रही है। और खास तौर पे क्योंकि पाकिस्तान में पीस टॉक्स होल्ड हुई, उसके लिए भी इंडियन मीडिया ने काफी शोर मचाया। वहां पे आपने देखा होगा जयशंकर ने जिस किस्म का बिलो द बेल्ट बयान भी दिया। तो इस वक्त पाकिस्तान के फेवर में कितनी चीजें हैं और हम इन अपने 2 ममालिक को फैसिलिटेट कर पा रहे हैं अपनी नेवल डिप्लोमेसी। देखें, इसमें आपने 3-4 चीजों का जिक्र किया। मैं एक एक करके इनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहले तो आपने ईरान और पाकिस्तान की जो नेवल डिप्लोमेसी है उसका जिक्र किया। जी। अच्छा, देखें, हमारी बहुत ज्यादा आप समझे तो क्लोज कोऑपरेशन है ईरान के साथ मैरीटाइम डोमेन में, और क्योंकि हमारी बाउंड्री मिलती है मैरीटाइम की, और आपको पता है कि ईरान, पाकिस्तान, हमारे यहाँ से कुछ रूट्स ऐसे हैं जिनको अनफॉर्चुनेटली हैश हाईवे भी कहा जाता है, स्मैक ट्रैक के नाम से जाना जाता है। और ये वो रास्ते हैं कि जिनके थ्रू अफगानिस्तान से जो ड्रग्स और इलीगल चीजें हैं वो वहां से आती हैं और इन रास्तों से होती हुई समंदर के रास्ते जाती हैं मुख्तलिफ ममालिक में। तो ईरान और पाकिस्तान की जो मैरीटाइम फोर्सेस हैं उनको बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है और उनको बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ क्लोज कोऑपरेशन करना पड़ता है। अब फर्ज कीजिए कि ट्रम्प साहब अगर ये कहते हैं कि मैंने ईरान की नेवी को तबाह कर दिया है, तो चले अगर पूरा तबाह नहीं भी किया है तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने काफी डैमेज किया होगा ईरान की नेवी को। और अगर इस जंग के बाद ईरान की नेवी या उसकी मैरीटाइम फोर्सेस इस काबिल नहीं रहती कि वो ज़माने अमन में ये जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं लाइक इलीगल ट्रैफिकिंग है, स्मगलिंग है, ड्रग्स, नार्को ट्रैफिकिंग है, इसको पाकिस्तान के साथ मिल के, पाकिस्तान की मैरीटाइम फोर्सेस के साथ मिल के काउंटर नहीं कर सकते, तो फिर पाकिस्तान की जो मैरीटाइम फोर्सेस हैं उनका काम बढ़ जाएगा। क्योंकि जो आधा काम ईरानियन मैरीटाइम फोर्सेस करती थी वो अगर नहीं कर पाएंगी तो फिर पाकिस्तान को करना पड़ेगा। लेकिन हमने इन चीजों का सद्देबाब तो करना है, हमने इनको जाने तो नहीं देना है, तो पाकिस्तान के ऊपर स्ट्रेन आएगा। तो हमें उसके लिए मेरा ख्याल है तैयार रहना चाहिए, मेंटली भी, फिजिकली भी, ऑपरेशनली भी। और ये चीज हमारे यकीनन हमारे प्लानर्स के ज़हन में होगी। पाकिस्तान के जो जहाज आ जा रहे हैं और हमें ईरान ने ये इजाजत दी हुई है कि वो अपने जहाजों को ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। पाकिस्तान नेवी ने एक ऑपरेशन मुहाफिजुल बहर लॉन्च किया, और वो इसलिए किया कि देखें, जब आप कॉम्बैट जोन से गुजर रहे होते हैं तो मिसाइल को या रॉकेट को तो नहीं पता होता कि इस जहाज पे पाकिस्तानी परचम लगा हुआ है या इस जहाज पे ईरानी परचम लगा हुआ है। उस पर तो जो सेटिंग्स की जाती हैं वो सेटिंग के हिसाब से जाता है। तो ये बिल्कुल एहतमाल रहता है ऐसे इलाके में कि वो जो मिसाइल्स की फायरिंग हो रही है, रॉकेट फायरिंग हो रही है या और कोई चीज है, वो गलती से भी आपके किसी टैंकर पे लग सकती हैं, आपके मर्चेंट शिप पे लग सकती हैं। तो फिर पाकिस्तान नेवी के जहाज उसको अपने हिसाब में लेकर आते हैं ताकि उसको इस किस्म के किसी गलती के एतबार से बचाया जाए और नुकसान से हम बच सकें। हमारी 90% से ज्यादा ट्रेड सी से है, 80% से ज्यादा हमारा एनर्जी रिसोर्स सी से आता है। तो हम एक भी शिप को जाया नहीं कर सकते, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हमारी इकोनॉमी जारी बात है कि इतनी नहीं कि बहुत ज्यादा झटके बर्दाश्त कर सके। तो इसलिए ये पाकिस्तान नेवी ने किया, ना किसी के को जहां तक हम तकलीफ हो रही है। तो देखिए, इंडिया की जो फ्रस्ट्रेशन है वो बिल्कुल नया है। उनके फॉरेन मिनिस्टर के अगर मुंह से आप इस किस्म के अल्फाज सुने जो कि बिलो द बेल्ट हैं, और फॉरेन सर्विस में खासतौर पे अल्फाज का के चुनाव का बड़ा ख्याल रखा जाता है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन इंडिया को ये समझने की जरूरत है कि हर मुल्क का देखें एक वैल्यू होती है। अगर आप उसको किसी भी सिचुएशन में एक मैट्रिक्स में रखें तो उसका एक नंबर निकलता है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी पोजीशन में है कि उसके नंबर इंडिया से बहुत ज्यादा है। इसीलिए लोगों ने उसके ऊपर एतमाद किया है और इसीलिए पाकिस्तान इस वक्त लीड ले रहा है नेगोशिएशन। तो इंडिया को घबराने के बजाय अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। ये जो तनज़्ज़ुली का वो शिकार नजर आ रहे हैं, ये कोई आज की नहीं है, ये कई सालों से चली आ रही है। ओवरसीज टेररिज्म में इंडिया पकड़ा गया है,
ईरान के अंदर इंडिया पकड़ा गया है इसराइल के लिए इंटेलिजेंस ऑपरेशंस करते हुए। मई 2025 में इंडिया ने पाकिस्तान से खिफत और हजीमत का सामना किया है। उसके बाद आप देखिए तो रशिया से तेल लेने पे बजिद रहा इंडिया, जब यूएस ने प्रेशर दिया तो वहां से पीछे हटना पड़ा। चाबहार पे बजिद रहा, यूएस के प्रेशर से वहां से निकलना पड़ा। तो उनको पे दर पे कई दफा कई चीजों पे तनज़ुली देखनी पड़ी है, जिसकी वजह से अब वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। इस वक्त भी अगर उनका हाल देखें तो वो एक फेंस पे बैठे हुए हैं। इंक्लिनेशन उनकी एफिलिएशन इजराइल और यूएस के साथ है और वो इंतजार कर रहे हैं कि जब ये सारा कुछ खत्म हो तो जो वॉर बूटी हो उसमें से हमें क्या मिलेगा, जो कि मैं समझता हूं कि एक बहुत ही पस्त सोच का मुजाहरा है। पाकिस्तान की तरह और बाकी ममालिक की तरह वो उस तरह के परेशान नजर नहीं आते कि इतना कत्ल गारत हो रहा है, खूनरेजी हो रही है, इतना नुकसान हो रहा है और खित्ता और एक आलमगीर जंग की तरफ जा रहा है। तो वो इससे बिल्कुल वो क्या कहेंगे कि उनको कोई गर्ज नहीं है। वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जब ये जंग खत्म होगी तो हमें क्या मिलेगा इसमें से। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया का और पाकिस्तान का इस सिचुएशन में मुकाबला, ये मुआवजा करना कोई जायज नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं बहुत मुकद्दस काम है, बहुत अच्छा काम है और अल्लाह करे कि हम इसमें कामयाब हों। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, यूएस को बहुत ज्यादा नाज था अपनी जिद्दत पे। उनको लगता है कि यूएस को लगता है कि बहुत ज्यादा आगे है किसी भी लिहाज पर देखा जाए, दिफाई लिहाज से भी, माशी लिहाज से भी। लेकिन हमने देखा कि अभी जब वॉर स्टार्ट हुई, जब इजराइल और अमेरिका ने हमला किया ईरान के ऊपर, तो ईरान ने जिस तरह से सस्टेन किया, तो लीडरशिप के मारे जाने के बाद भी जिस साबित कदमी का उन्होंने मुजाहरा किया वो बेमिसाल है। वो इंडियन मीडिया भी उसको प्रेज करता है, वो इवन यूएस के लिए भी हैरानकुन था। एक टर्म हम सुनते हैं जो समंदर पे जब भी कब्जे की बात होती है या पानी पे जब भी ज्यादा एरिया कवर करने की बात होती है तो एक टर्म यूज करते हैं ये लोग, सी माइंस। तो जो सी माइंस हैं, क्या उनको टैकल करने के लिए या माइंड स्वीपिंग के लिए हमारे पूरे खत्ते की जो बहरिया है, नेवी है, उनके पास जदीद सहूलियात मौजूद हैं कि जमीन के ऊपर जो सुरंगें होती हैं उनके लिए तो इक्विपमेंट होता है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसको डिफ्यूज किया जा सकता है। क्या समंदर के अंदर सी माइंस को टैकल करने के लिए कोई जदीद हथियार हमारे खत्ते की बहरिया के पास मौजूद है? उसमें यूएस भी शामिल है, उसमें इजराइल भी, या जो भी ममालिक इस वक्त समंदर के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं? तो आपने फिर दो बातों का जिक्र किया है, मैं एक करके दोनों का जवाब देता हूँ। पहले आपने कहा है कि जो ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी है उससे सब लोग हैरान हैं, बावजूद इसके कि यूएस और इजराइल दुनिया के बेस्ट मिलिट्रीज हैं। देखिए, यूएस और इजराइल के पास बिलाशुबा बहुत अच्छा इक्विपमेंट है, सोफिस्टिकेटेड है, बड़ा महंगा है। लेकिन अगर गौर करें तो उनका जो भी इक्विपमेंट है वो 20वीं सदी की वॉरफेयर के हिसाब से तो बड़ा मौजूद है, लेकिन 21वीं सदी के हिसाब से इतना मौजूद नहीं है। अच्छा, आप अगर आर्मीनिया अजरबैजान की जंग देख लीजिए, रशिया यूक्रेन की देख लीजिए, इंडिया पाकिस्तान की देख लीजिए, तो उसमें आपको एक बड़ा वाज़ेह तौर पे चीज नजर आएगी कि इन तमाम ममालिक में से जो भी जीता है उसके पास लो कॉस्ट नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर थी, यानी इकोनॉमिकल सिस्टम, और वो सिस्टम जो आप अपने एनिमी को दूर से हिट कर सकें और वो नुकसान पहुंचा सकें जो उसके कांटेक्ट में आने से उसको नुकसान हो सकता था। तो ये बेसिकली कुलिया है जो कि 21वीं सदी की वॉरफेयर का है। और ईरान, क्योंकि उसको पता था कि 47 साल से ये तलवार मेरे सर पे लटक रही है और कभी ना कभी गिरेगी, तो वो इसी हिसाब से अपनी तैयारी कर रहा था। आप देखिए, उनके पास मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, उनके पास ऐसी बोट्स हैं जो कि केमिकेजे बोट्स हैं, उनके पास मिजेट सबमरीन्स हैं, उनके पास रिमोट कंट्रोल बोट्स हैं। ये सब वो चीजें हैं, ये सी माइंस हैं, ये वो सब चीजें हैं जो कि लो कॉस्ट नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में के जुमरे में आती है। और अब एक $20,000 का ड्रोन जाता है और $4.5 बिलियन का इंटरसेप्टर उसको इंटरसेप्ट करता है। तो आप मुझे बताइए कि जंग का एक उसूल है बड़ा इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी ऑफ एफर्ट। तो वो इकोनॉमी ऑफ एफर्ट तो हमें यूएस और इजराइल की तरफ से नजर ही नहीं आ रही कि भाई आप जो कुछ अचीव कर रहे हैं, अव्वल तो ईरान अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि जी आपने बहुत तबाही मचा दी है, बहुत कुछ अचीव कर दिया, तो एट व्हाट कॉस्ट?
आपकी कॉस्ट क्या आई है उसकी बस, और ईरान की क्या कॉस्ट आई है उसकी बस। तो इकोनॉमी ऑफ एफर्ट का जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल नलिफाई कर दिया है यूएस और इजराइल ने, बल्कि ईरान ने उनके लिए कर दिया है नलिफाई। तो ईरान इसलिए खड़ा हुआ है कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो उसकी स्ट्रेटेजी है, जो डिसेंट्रलाइज कमांड है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, ये सब वो चीजें हैं जो 21वीं सदी की वॉरफेयर के हिसाब से मुताबिकत रखती हैं। यूएस और इजराइल की उस तरह की नहीं है। सी माइंस की आपने बात की, तो देखें सी माइंस 3 किस्म की होती है। एक तो सी बेड माइंस होती हैं, जिनको ग्राउंड माइंस कहते हैं, वो जाके सी के बेड पे बैठ जाती हैं और वो उनके अंदर सेंसर लगा होता है। जब वो महसूस करती हैं कि पानी पे एक खास किस्म का दबाव पड़ रहा है, तो उससे वो अंदाजा लगाती है कि शिप कोई आ रहा है और वो फट जाती है, तो उससे वो शिप को भी नुकसान हो जाता है। एक मूर्ड माइंस होती है, जिसको कहते हैं मूरिंग, जिसको कहते हैं कि वो एक सिंकर के साथ बंधी हुई होती है और एक केबल होता है, उसके ऊपर वो माइन बंधी हुई होती है। वो सिंकर जाके बेड में बैठ जाता है और ये माइन पानी के बीच में ऐसे खड़ी भी रहती है। इसमें भी कांटेक्ट भी होती है और इन्फ्लुएंस भी होती है, कि यानी ये भी अंदाजा लगा सकती है कि प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो फट जाती है, या अगर इससे कोई टकरा जाए तो भी ये फट जाती है। और तीसरी फ्लोटिंग माइंस होती हैं, जो कि पानी के ऊपर तैरती रहती हैं, और ये वो माइंस हैं जिनको आप किसी फिशिंग बोट से भी लुढ़का सकते हैं, जो कोस्ट है उससे भी लुढ़का सकते हैं, और ये पानी में तैरती रहेंगी। अब जब माइंस पानी में चली जाती हैं, तो जिसने फेंकी होती है उसको तो ये पता होता है कि मैंने कहाँ कहाँ माइन फेंकी है। तो अगर उसी ने क्लियर करनी है तो उसके लिए तो ये आसान है कि मैं इस जगह पे माइन फेंकी थी तो वो यहीं पड़ी होगी और मैं इसको क्लियर कर दूं। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपके ओपोनेंट ने माइन कहाँ फेंकी है, तो फिर आपके लिए तो ये बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन बन जाता है, क्योंकि पहले आपने माइन को ढूंढना है और फिर ढूंढने के बाद उसको खत्म करना है। तो जब तक एक भी माइन का इस्तेमाल रहता है, इम्कान रहता है, कोई शिप उस जगह पे नहीं जाता, क्योंकि कहीं से भी वो माइन आके शिप को टकरा के और उसको डैमेज कर सकती है। तो इस हिसाब से अगर खुदा न खास्ता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में माइन फेंक दी जाती है और उसको बंद कर दिया जाता है, तो ये कई महीनों पे बात चली जाएगी, हो सकता है ये साल से ऊपर भी बात चली जाए। बिल्कुल ठीक है, यानी इसमें बहुत वक्त लग सकता है। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि पाकिस्तान फाइनेंशियली कितना इम्पैक्ट हो रहा है इस सारी सिचुएशन से, और अगर ये 2 से 3 हफ्ते और चलती है तो हमें कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, और जो खबरें आ रही थी कि शायद हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े, उसके कितने चांसेस आपको नजर आ रहे हैं कि हमें ये करना पड़ेगा? देखिए, मैंने कहा ना, जैसे हमारी 90% से ज्यादा ट्रेड सी से, 80% से ज्यादा एनर्जी हमारी सी से आती है, तो जाहिर बात है कि इफेक्ट तो हम हो रहा है। और क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सूरत हाल ये है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 2 रास्ते हैं, एक आने का है और एक जाने का है, और दोनों 3-3 किलोमीटर चौड़े हैं। तो ईरान रास्ता है जो ओमान के साथ है, वो बंद कर दिया है, और जो शुमाली रास्ता है उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं। अब देखें, जहां 2 रास्ते थे वहां एक रास्ता रह गया है, तो जाहिर बात है कि शिप्स उतनी ज्यादा शिप्स नहीं गुजर सकते जितने पहले गुजर सकते थे। एक एक करके गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड वाटर्स हैं, तो इसमें बहुत ख्याल से नेविगेशन करनी पड़ती है। तो जाहिर बात है कि शिप्स की तादाद अब कम हो गई है इसको क्रॉस करने वालों की। अब पाकिस्तान को अगर फर्ज करें कि पहले फर्ज करें कि एक दिन में 5 जहाज अगर उसके आते थे, तो शायद अब 2 जहाज आएंगे, क्योंकि जाहिर बात है और मुल्कों की भी लाइन लगी हुई है शिप्स की। तो अब आपके पास जो एक रिसोर्स आता था वो कम हो गया, और कम हो गया है, तो अब आपने उसको मैनेज करना है। इसी नुक्ते नजर से है कि हमारे पास चीजें रुके नहीं, बेशक आए, कम आए, लेकिन आती रहे, ताकि अगर आपके पास कोई चीज होगी तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। आप इस तरह की स्मार्ट लॉकडाउन लगा सकते हैं, आप कोई शफलिंग कर सकते हैं टाइमिंग्स में, आप बहुत सारे और ऐसे प्रोसीजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे कुछ बचत हो जाए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बिल्कुल ही रुक गया, तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, मैनेज ही नहीं कर सकते अगर आपके पास कोई चीज नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर जंग चलती रहती है तो यस, हालात ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें ये स्मार्ट लॉकडाउन या हमें इस किस्म के मेजर्स की तरफ जाना पड़े, जहां जिसकी वजह से हमारी बचत हो सके। तो हमें मेरा ख्याल है कि बहैसियत कौम, बहैसियत इंडिविजुअल्स,
हमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम चीजों को बचाएं, उनको तसर्रुफ में ना लाएं, बल्कि उनका जायज इस्तेमाल करें और जितना भी हो सकता है हम अपने मुल्क का रिसोर्स बचाएं, ताकि अगर आगे आने वाले दिन मुश्किल हो तो उसमें ये सब चीजें काम आए। बिल्कुल ठीक है सर। इस जंग में आपकी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस जंग में हमने देखा ममालिक को डिवाइड होते हुए कि जितने भी बड़े ममालिक थे उन्होंने अपना वेट किसी न किसी साइड पे डाला। कोई अमेरिका साइड को सपोर्ट कर रहा था तो कोई ईरान को सपोर्ट कर रहा था। इस वक्त पाकिस्तान ने अपना रोल भरपूर तरीके से प्ले किया। हमने पीस टॉक्स के लिए ना सिर्फ एफर्ट की बल्कि हमसे हर हद तक जितना हो सकता था वो पाकिस्तान ने किया। खित्ते के बाकी ममालिक पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है आपके ख्याल में? इस जंग को जल्द अज जल्द रुकवाने के लिए दीगर ममालिक को क्या करना पड़ेगा, और क्या इस वक्त ईरान इस नहज पे है कि उनको फाइनली अपना जो उनका यूरेनियम एनरिचमेंट है उस प्रोग्राम की तरफ जाना पड़े अगर हालात कंट्रोल में नहीं आते या मामूल पर नहीं आते तो? देखिए, अगर वो एनरिचमेंट को रिज्यूम भी कर लें तो अभी बहुत टाइम है उनको बॉम्ब बनाने में। वैसे तो उनके यहाँ फतवा है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, ये इंसानियत के खिलाफ है, तो वो जाएंगे नहीं इस पे। लेकिन अगर आप देखें तो इस वाकये से लेसन तो यही निकलता है कि अगर किसी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद है तो वो सेफ है, और अगर नहीं है तो वो सेफ नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि इजराइल न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले तो वो जायज है। ईरान अगर कहता है कि मैं 3.67% तक यूरेनियम एनरिच करना चाहता हूं क्योंकि मैं सिविलियन यूज के लिए मुझे यूरेनियम चाहिए, तो वो नाजायज है। तो ये तो कोई मतलब कोई इंटरनेशनल लॉ, कोई इंटरनेशनल सिस्टम, कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस, लॉज, एथिक्स, वैल्यूज, एथोस, ये तो कुछ भी नहीं है जिसके जो जो कि अप्लाई किया गया है ईरान के ऊपर। फिर देखें, ईरान मैं समझता हूं कि सिर्फ अपनी जंग नहीं लड़ रहा। ईरान हर उस मुल्क की जंग लड़ रहा है जिसके ऊपर नाजायज जारियत की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ईरान ने कोई गलत काम किया होता और उसके ऊपर ये जारियत होती, दुनिया उसको कंडेम करती, तो बाकी मुल्क ये कहते कि ठीक है हम ये गलत काम नहीं करेंगे और हम इस जारियत से बच सकते हैं। लेकिन जब ईरान बातचीत कर रहा है, आपकी कंडीशंस मानने को तैयार है, उसके बावजूद आप उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं ये कह के कि अगर हम अटैक नहीं करेंगे तो ईरान अटैक कर देगा। एक अजीब सी लॉजिक कि इजराइल उस पर अटैक करेगा, ईरान हमारे ऊपर अटैक करेगा, इसलिए हमने पहले अटैक कर दिया। या ईरान 5 साल बाद न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता था तो 5 साल बाद हमारे ऊपर अटैक कर सकता था। ये अजीब सी लॉजिक्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि ईरान हर उस मुल्क के लिए काम कर रहा है, उस मुल्क की जंग लड़ रहा है जो कि जिसके ऊपर नाजायज जारियत की जा सकती है। और अगर खुदा ना खास्ता ईरान ने घुटने टेक दिए और इस्तदा कर दी जंग रोकने की, तो इसके बाद ये जंग दोबारा ईरान के ऊपर मुसल्लत की जा सकती है, ये जंग किसी और मुल्क के ऊपर भी मुसल्लत की जा सकती है, और ये खित्ते के तमाम ममालिक को सोचने की जरूरत है। एक और डेंजरस चीज जो हो रही है इस वक्त, और मैं इस जंग का दायरा कार बढ़ते हुए देख रहा हूँ, वो भी हमें सोचने की जरूरत है उस पर कि देखिए, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो है वो परसों उन्होंने यूएई का दौरा किया है, उन्होंने कतर का दौरा किया है, वहां डिफेंस एग्रीमेंट की है। और देखें, यूक्रेन का इस खत्ते से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो यहाँ आके ये दौरे करके डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं और एंट्री ड्रोन सिस्टम्स उनको बेच रहे हैं। उसके अलावा यूक्रेन एक बड़ा खतरनाक काम और कर रहा है कि वो रशिया की इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है बाकी तमाम ममालिक को कि रशिया किस तरह से ईरान की मदद कर रहा है। अच्छा, अब आप 6 दिन पहले की रशिया की एक स्टेटमेंट देख लें। उसने कहा है कि अगर ईरान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या सोवरेनिटी को खतरा हुआ तो हम उसमें बिला मशरूत तौर पे खड़े होंगे। तो अगर ज़ेलेंस्की साहब इस जंग में यूक्रेन को लेकर आ रहे हैं तो और रशिया ये कहता है कि ईरान की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के साथ हम खड़े हैं, तो क्या रशिया के लिए ये जवाब पैदा नहीं हो रहा कि वो भी इस जंग में कूद पड़े? तो रशिया यूक्रेन वॉर बेसिकली इस जंग में आ जाएगी। अगर वो आ जाते हैं तो क्या नेटो नहीं कहेगा कि हमें आना चाहिए यहाँ पे रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए? और अगर नेटो आता है तो क्या चाइना इस जंग में नहीं सक इन हो जाएगा? और अगर चाइना आएगा तो क्या नॉर्थ कोरिया नहीं उसका साथ देगा? और अगर नॉर्थ कोरिया उसका साथ देगा तो क्या जापान और साउथ कोरिया ऐसे ही बैठे रहेंगे? तो मुझे तो इस जंग का दायरा कार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे एलिमेंट्स जैसे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है,
इस तरह के एलिमेंट्स को इस जंग में हिस्सा डालने से रोकने की जरूरत है खित्ते के ममालिक को, मैं समझता हूँ। क्योंकि अगर वो नहीं रुकेंगे तो फिर ये एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा और ये जंग रुकने के बजाय बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और तमाम चीजों पर बड़ी तफसील से रोशनी डाली, और न सिर्फ रोशनी डाली बल्कि आइंदा जो सूरत हाल हमें दरपेश हो सकती है उसके बारे में भी आपने क्या चीजें फोर्सी कर रहे हैं आप वो भी बताया। बहुत शुक्रिया।